हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी सीरीज चलेगी हाई स्कूल बायोलॉजी का, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर की बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस अगर किसी भी इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें एक क्या करता है, डाइजेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है ना। न्यूट्रिशन, डाइजेशन से क्या न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, फिर रेस्पायरेशन करता है, कार्डियक साइकिल पूरा सर्कुलेशन चलता है। तो इसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की हम बात करें, सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? द प्रोसेस दैट नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए, लाइव लिव अलाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन और कई सारी हैं एटसेट्रा, और कई सारी प्रोसेस होती हैं, ये सारी जरूरत होती हैं या जरूरी होती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें क्राइटेरिया ऑफ लाइफ की बात करें, तो क्राइटेरिया ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ ग्रोथ हो गया और मूवमेंट हो गया, ये जरूरी होती हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज इन विच एक ऐसी प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड। ये क्या करता है? फूड का इंटेक करता है एंड यूटिलाइज इट इनटू द एनर्जी। और इसको क्या करता है? जैसे मान लीजिए फूड का इंटेक हुआ, फूड इंटेक होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा, या हम कहें जैसे बड़े बड़े फूड के टुकड़े होंगे, उसका होगा डिग्रेडेशन होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? उससे एनर्जी मिलेगी। उससे एनर्जी मिलेगी और एनर्जी किसके लिए होगी? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एंड एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं? बॉडी के बाहर निकाल देते हैं बाय द एक्सक्रीशन प्रोसेस, है ना। तो जैसे सबसे पहली बात करें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कई तरह के हो सकते हैं। तो हम यहाँ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात करेंगे, यहाँ हम ऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे, जैसे प्लांट हो गए, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। फिर यहाँ हम हेट्रोट्रॉप्स की बात करेंगे, जैसे एनिमल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट करे। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया ये भी क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखिए प्रोसेस यहाँ कई सारी होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, तो फोटो का मतलब क्या है? लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कंबाइन। अब यहाँ क्या होता है? लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होगा लाइट एनर्जी जो होगी उसका कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में। क्या होगा? केमिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ गए? अब जो फोटोसिंथेसिस भी कई तरह की होती है। फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट हो गए ये करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनमें रॉ मटेरियल क्या होगा? इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अगर फोटोसिंथेसिस की हम बात करें तो इसमें रॉ मटेरियल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जिसे हम CO2 भी कहते हैं, और क्या होगा? H2O, ऑक्सीजन, सॉरी वाटर। अब यहाँ दूसरी चीज भी होगी, क्या होगी? सनलाइट। और सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो जैसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, तो हम क्या कहेंगे? 6CO2 + 6H2O, और इसको आगे फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ कई सारी चीजें होती हैं, जैसे हो गया C6H12O6 + 6O2, और प्लस यहाँ क्या होगा? एनर्जी लिबरेट होगी, या एनर्जी का जनरेशन होगा। यहाँ हम प्लस में भी लिख सकते हैं ATP। समझ गए? तो यहाँ क्लोरोफिल, जो इसके बीच में जो होगा, यहाँ एक क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, और ऊपर क्या होना चाहिए? लाइट होनी चाहिए या सनलाइट होनी चाहिए। अब यहाँ क्या होता है? एनर्जी का कन्वर्जन होता है। लाइट और सोलर एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है? केमिकल एनर्जी में। यहाँ फैक्टर्स कई सारे होते हैं, जैसे जैसे रोल ऑफ क्लोरोफिल की बात करें तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? टू ट्रैप सनलाइट, या सन की एनर्जी को ट्रैप करता है क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ कई सारे फैक्टर वर्क करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया।
अब हम देखते हैं कि स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या होती हैं। तो स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। अब ट्रैप करने के बाद क्या होगा, दूसरा जो प्रोसेस होगी यहाँ क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ क्या होगा, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, है ना। जब फोटोसिंथेसिस की जो पूरी रिएक्शन होती कंप्लीट होती है तो हमें क्या मिलती है, फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन मिलती है, जिसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और भी यही कई सारी चीजें होती है, जैसे गैसियस एक्सचेंज होता है तो गैस यूज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, और बाई प्रोडक्ट जो बनता है हमने क्या बताया, यहाँ O2 निकलती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है। और सोर्स ऑफ द जो रॉ मटेरियल है यहाँ क्या होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, लैंड प्लांट हो गए, एयर हो गया, एक्वाटिक प्लांट हो गए, वाटर यहाँ से मिलती है। अगर वाटर एंड मिनरल कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलेगी, जैसे लैंड प्लांट हो गए, एयर हो गई, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, एंड एंड वाटर से भी मिलती है CO2। लेकिन अगर वाटर एंड मिनरल्स की बात करें तो ये कहाँ से लेते हैं, प्लांट है सॉइल से लेते हैं। ओके, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, जैसे हो गया फोटोस हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं कि अपना फूड दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट पे हम लोग भी क्या हैं, डिपेंड होते हैं, है ना। हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है किस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं या प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं, समझ गए। फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरो का मतलब अदर, ट्रोपोस का मतलब न्यूट्रिशन, दूसरे से जो कोई न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड अपने आप को करवाता है या पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं या हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है एनिमल्स की, और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, जैसे फंजाई की बात करते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात आती है तो यहाँ कई सारे होते हैं, जैसे हो गया सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे एनिमल या ऐसे प्लांट ये क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करे, या डेड और डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करे, तो उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और उन्हें क्या हम कहेंगे, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। उन उन एनिमल्स को क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे फंजाई हो गया और बैक्टीरिया हो गए, ये सभी क्या होंगे, जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है। जैसे मान लो कोई जानवर मर गया, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो वहां पे फंगस निकल आएगा, है ना। या प्लांट का कोई रेसिड्यू पार्ट है, सड़ा जा रहा है, या कोई एनिमल है वो सड़ा जा रहा है, तो वहां पे क्या होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, वहां पे डेवलप हो जाएंगे और अपना फूड ऑब्टेन करेंगे वहां पे से। फिर दूसरी चीज आती है हेटरोट्रॉप में, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी अनदर बॉडी से, लिविंग बॉडी से प्राप्त करे, है ना। तो जैसे पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट कई तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, एक्सो पैरासाइट होते हैं। अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें भी कई तरह के एंडो पैरासाइट रहते हैं। जैसे वॉर्म्स रहते हैं, वॉर्म्स जैसे लिवर फ्लूक हो गया, लिवर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जो लिवर फ्लूक होता है ये जो पिग होते हैं उनके लिवर में पाया जाता है। हमारे इंटेस्टाइन में भी कई सारे, जैसे एस्केरिस हो गया, एंट्रोबियस हो गया, हमारा जो रेक्टम वाला पार्ट है वहां पाया जाता है। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे पैरासाइट पाए जाते हैं, जिन्हें हम इंडो पैरासाइट कहते हैं, है ना। तो इंडोपैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, जैसे टेप वर्म हो गया और दूसरा राउंड वर्म हो गया। टेप वर्म जिसे हम क्या कहते हैं, टीनिया सोलियम,
क्या कहते हैं इसे? टीनिया सोलियम। ये क्या होता है? टेप वर्म होता है और ये हमारी इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जैसे एक्सोपैरासाइट की बात करें तो एक्सोपैरासाइट में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे लाइस आता है। लाइस जो जू पड़ जाती हैं बाल में। फिर लीच की बात करते हैं, ये भी क्या है? एक्सोपैरासाइट है। या इसे हम क्या कह सकते हैं? एक्टोपैरासाइट भी कह सकते हैं। ओके। अब देखिए क्या लिखा है, द पैरासाइट बेनिफिट व्हाइल द होस्ट इज यूजुअली हार्म्ड। जैसे कसकटा, कसकटा प्लांट का जो है प्लांट पैरासाइट, जिसे हम अमरबेल कहते हैं। अगर प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये क्या है? मलेरियल पैरासाइट होता है। ये सभी क्या है? पैरासाइट हैं। पैरासाइट का मतलब ही क्या होता है? खुद तो बेनिफिट पाएंगे, दूसरे को हार्म पहुंचाएंगे। ओके। फिर एक तरह का और न्यूट्रिशन होता है, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है ज्यादातर कुछ ह्यूमंस में होता है, जैसे कुछ एनिमल्स में होता है, जैसे अमीबा हो गए या ह्यूमन बींग्स हो गए, पैरामीशियम हो गए, अदर एनिमल्स हो गए। तो उसमें क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। जैसे इसमें क्या है? organism, mostly animal, take take in whole food and then digest into the small particle with the enzyme। अब क्या करेंगे? फूड को इनटेक कर लिया, फूड का इनटेक कर लिया और उसके बाद उसको क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे स्मॉल स्मॉल स्मॉलर पीसेस में। स्मॉल स्मॉल पीस में उनको क्या करेंगे? डिग्रेड कर देंगे और कई सारे एंजाइम वहां पर वर्क करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, तो होलोजोइक में अमीबा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है? ज्यादातर हम अमीबा का एग्जाम्पल देते हैं। अब देखिए यहाँ जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, यहाँ कई सारी प्रोसेस, कई सारे स्टेप आते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है इंजेशन की। इंजेशन का मतलब होता है इंजेस्ट करना, फूड को इंजेस्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर। और मतलब क्या होगा? जब जैसे बड़े बड़े टुकड़े फूड के हैं, उनको क्या करें? छोटे छोटे टुकड़े में हमने क्या किया? डाइजेशन में क्या होगा? टूट जाएंगे हमारी बॉडी में, और यहाँ कई सारे एंजाइम अपना अपना फंक्शन करेंगे। और उसके बाद क्या होगा? जब सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं तो उसके बाद कौन सी फॉर्म बन जाती है? एब्जॉर्बेबल फॉर्म बन जाती है। मतलब एब्जॉर्ब होने के योग्य हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, है ना। अब इनसे क्या हमें कई सारे न्यूट्रिटिव एलिमेंट प्राप्त होते हैं और उससे हमें क्या मिलती है? एटीपी मिलती है। समझ गए? अब देखिए बात आती है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। अब एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जैसे डिग्रेड हो गया फूड, वहां से जो एनर्जी मिली, उससे जो एलिमेंट्स मिले, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिले, उनका जो यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी को, उसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद प्रोसेस, सबसे लास्ट वाली प्रोसेस आती है ईजेशन। ईजेशन का मतलब क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो, उसको क्या हो जाता है? उसका रिमूवल होता है। रिमूवल फ्रॉम द बॉडी या इंडिविजुअल्स बॉडी। अब इसे हम क्या कहेंगे? ईजेशन कहेंगे। रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं? ईजेशन कहते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ कई सारी चीजें आती है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ कई सारी चीजें आती है। जैसे पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो सबसे पहले माउथ आता है, फिर इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के भी कई सारे पार्ट होते हैं। और यहाँ कई सारे ग्लैंड, कई सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जूसेस सिक्रीट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ। माउथ में क्या होता है? माउथ में सैलेवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। यहाँ क्या सिक्रीट होता है? सैलेवरी एमाइलेज सिक्रीट होता है। ये क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? अब देखिए स्टमक की बात करें तो यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करते हैं, जैसे एचसीएल एसिड यहाँ से सिक्रीट होता है। और ये क्या करता है? जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनको किल कर देता है। एंड दैट इंटर विद द फूड, फूड के साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, उनको एचसीएल क्या कर देता है? मार देता है। और क्या करता है?
मेक्स द मीडियम एल्केलाइन फॉर द एक्शन ऑफ द पेप्सिन, और क्या करता है, एल्केलाइन कर देता है, जो हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है उसको एल्केलाइन कर देता है फॉर द एक्शन ऑफ द पेप्सिन। डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्सिन क्या कर देता है, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। फिर यहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उनको प्रोटेक्ट कर देता है फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, बहुत ही हार्ड एसिड है। अगर उसको आप अपने हाथ पे रखेंगे ना तो यहाँ से छेद होके, यहाँ से यहाँ अपने हाथ पे रखेंगे ना तो यहाँ हाथ से अपने छेद होके यहाँ निकल आएगा, इधर पूरा छेद हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस लेयर होती है, वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसको सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है म्यूकस। अगर ये ना हो तो हमारा स्टमक क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ओके। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन की। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे यहाँ भी कई सारी चीजें होती है। जैसे लीवर की बात करें, यहाँ लीवर आता है, लीवर में बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं। बाइल जूस क्या होते हैं, बाइल जूस क्या करते हैं, मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम, और क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द लार्ज फैट मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम कैन एक्ट अपॉन देम। फिर पैंक्रियाज की बात करें तो यहाँ कई सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं, जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिन्हें हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। जैसे एमाइलेज हो गया, एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है, एंड ग्लूकोज कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड कन्वर्ट फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके। तो लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज अमीनो एसिड को कन्वर्ट करेगा फैट में, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा प्रोटीन में, है ना। तो यहाँ कई सारी प्रोसेस होती हैं। जैसे हम फिर आगे बात करेंगे, जैसे पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती हैं वो कहाँ होती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉर फॉरवर्ड। ये क्या होती है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, जो फूड का जो पाथ है वो क्या होगा, पुशिंग होगा, वो अपने पाथ से आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। फिर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर मसल क्या करती हैं, हेल्प इन द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक। स्फिंक्टर मसल क्या करती हैं, फूड को बाहर करने के लिए, स्टमक से बाहर करने के लिए हेल्प करती हैं। फिर वहां पर विलाई होती है, विलाई क्या करती हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ये क्या करती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया होता है उसको बढ़ा देती है, सरफेस एरिया, और ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो पाए। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें रेस्पायरेशन की, तो रेस्पायरेशन में कई सारी चीजें आती हैं। जैसे द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। तो यहाँ क्या होगा, इसे हम इंट्रासेलुलर रेस्पायरेशन कह सकते हैं। ओके। रेस्पायरेशन दो तरह का होता है। जैसे रेस्पायरेशन दो तरह का होगा, तो टाइप ऑफ द रेस्पायरेशन एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, एंड एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। ये क्या होगा, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एंड प्रोडक्ट जो होगा इसका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ क्या होगा, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एंड लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ये कहाँ होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आगे बात करें, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस। यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एंड आगे क्या होगा, इट अकर्स इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्ट ऑर्गेनिज्म में होता है। फिर देखें यहाँ, अगर एनारोबिक में देखें, इट टेक्स प्लेस ओनली इन द साइटोप्लाज्म। ये हमेशा कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस। यहाँ का ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। फिर आगे देखते हैं, इट अकर्स इन सर्टेन बैक्टीरिया, ईस्ट हो गए जैसे, एंड सर्टेन टिश्यू ऑफ अ हायर ऑर्गेनिज्म।
इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे क्या होती है, वहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, डिमांड है, तो वो बढ़ जाती है मोर देन द सप्लाई। जितनी सप्लाई होती है उससे ज़्यादा उसकी सप्लाई की मांग हो जाती है, जिससे वहाँ क्या होता है, जैसे बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ होता क्या है कि जो सेल्स होती हैं उनकी ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं होती, इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐंठन होने लगती है, जिसे हम कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स होने लगते हैं। समझ गए? तो वहाँ पर एक एसिड जनरेट हो जाता है, बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड, है ना? तो लैक्टिक एसिड की वजह से हम लोगों में ये जो मसल्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसी के डिपोजिशन के कारण। समझ गए? अब यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट होगा, पायरुवेट पायरुवेट चेंज होगा CO2 में प्लस H2O में, एंड एनर्जी लिबरेट होगी या जनरेट होगी। और अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ क्या, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा, और पायरुवेट किस में चेंज होगा, इथेनॉल में, प्लस H2O होगा, एंड एनर्जी इन मसल सेल में एनर्जी रिलीज होगी। फिर अगर मान लीजिए बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही, तब ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा, पायरुवेट किस में चेंज होगा, लैक्टिक एसिड में, और प्लस यहाँ क्या, एनर्जी का लिबरेशन होता है। ओके। जैसे कुछ कॉमन फीचर होते हैं, जैसे लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया किस लिए होता है, फॉर द ग्रेटर रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। थिन परमेएबल वॉल्स होती हैं टू इंश्योर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। यहाँ गैसियस एक्सचेंज हो गए तो प्रोसेस यहाँ कौन सी होगी, डिफ्यूजन होगा प्लांट में। प्लांट में अगर डिफ्यूजन होगा, गैसियस एक्सचेंज हो, तो यहाँ क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जैसे डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। जैसे रात में प्लांट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहां से जो ऑक्सीजन निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये क्या करते हैं, दिन में उसको यूज करते हैं डे टाइम में। डे टाइम में क्या करते हैं, हमने अभी बताया कि 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ क्या होगा, सनलाइट होगी, और यहाँ क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, CHL, और यहाँ मिलेगा क्या, C6H12O6 मिलेगा, प्लस O2 मिलेगा, प्लस और यहाँ पर एनर्जी का लिबरेशन होता है या ATP बनती है। ओके। ये दिन की बात हो रही है, समझे? फिर उसके बाद क्या हो, ओनली ऑक्सीजन इज रिलीज विच इज अ मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे। इसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अगर नाइट के टाइम की बात करें तो रात में क्या होता है, ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। प्लांट में क्या होता है, रात में ओनली रेस्पिरेशन होता है। देयर फिर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, और यहाँ क्या होगा, ओनली CO2 का रिलीज होगा। which is a majority मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट में क्या होता है, मेजर एक्टिविटी यही होती है रेस्पिरेशन की। फिर अगर हम गैसियस एक्सचेंज अगर एनिमल की बात करें तो यहाँ क्या होता है, अगर टेरेस्ट्रियल एलिमेंट की बात करें जो जमीन पे रहते हैं, उसमें क्या होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ से पाते हैं, एटमॉस्फेयर से। अगर एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करते हैं, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं, दे ब्रेथ फास्टर। जैसे मान लीजिए ये वाटर वाटर बॉडी है, यहाँ पे कई सारी मछलियां होंगी, है ना, ऐसे कुछ मान लो मछली है, और भी कई सारी मछलियां होंगी, ये तो ये क्या है, यहाँ पर वाटर होगा, इस वाटर में क्या होगी, वाटर वाटर में ऑक्सीजन होगी, और ये O2 पे क्या यहाँ से रिलीज करेंगे, है ना, एब्जॉर्ब कर लेंगे O2 को वाटर से, और फिर क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे फास्टली। अब देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ कई सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है नॉस्ट्रिल की, फिर नेजल कैविटी होती है, फिर ट्रैकिया होता है, ब्रोंकस होता है, ब्रोंकाई होता है ना, ब्रांक्यूल्स होती हैं, एल्वोलाई होती हैं। रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर द ट्रैकिया
जैसे जो रिंग्स होती हैं, जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं यहाँ पर, वो क्या करती हैं, जो ताकि हमारा ट्रैकिया, जो हम एयर पासिंग का जो ये सरफेस है, पासेज है, पाथ है, वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, जिसकी वजह से क्या होती है, कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है यहाँ पर, है ना, ताकि कोलैप्स ना हो पाए, है ना, जिसकी वजह से वही चीज लिखी है कि रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर, जो थ्रोट होता है यहाँ रिंग्स होती हैं कार्टिलेज की, that the trachea air passage does not collapse when there is a less in the in it air, अगर लेयर यहाँ पर हवा अगर कम होगी, एयर कम होगी, तो वो कोलैप्स ना हो पाए, समझे। अब देखिए लंग्स की बात करते हैं। लंग्स में कई सारी चीजें होती है, जैसे यहाँ ये कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। दे आर स्पंजी, ये स्पंजी होते हैं। इलास्टिक बैग होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बने होते हैं, ब्रोंकाई होता है, ब्रांक्यूल्स होता है, एंड एल्वुलाई पाई जाती है यहाँ पर। ओके। अगर रेस्पायरेशन की बात करें तो यहाँ दो तरह के रेस्पायरेशन होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है, एक तो इंटरनल होता है। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। सेलुलर रेस्पायरेशन की हम ऊपर बात कर चुके हैं, तो ब्रीदिंग। और दूसरा क्या होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन, जिसमें हमने क्या बात करी, अभी बात करी कि यहाँ ग्लाइकोलिसिस वगैरह होगी, है ना। फिर देखो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग जो होती है, वहाँ क्या होती है, दो चीजें आती हैं, एक तो इनहेलेशन आती है, दूसरी एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या करते हैं, एयर का इंटेक करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, एक्सहेलेशन में बाहर निकालते हैं, है ना। यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ रेस्पायरेशन कहता है बाय द डिफ्यूजन। एनिमल्स की बात करें तो एज द बॉडी साइज इज लार्ज, डिफ्यूजन एलोन इज नॉट इनफ। अगर बॉडी साइज अगर एनिमल्स की बड़ी है तो डिफ्यूजन इनफ नहीं है, उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन होना चाहिए, जैसे हम लोगों में होता है, लंग्स होते हैं, ठीक। यहाँ रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, वो रिक्वायर्ड होते हैं, एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज हीमोग्लोबिन। यहाँ जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कार्पसेल्स। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ओके। इट इज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर द, इट हैज द वेरी हाई एफिनिटी, इसके बाद बहुत ही हाई एफिनिटी होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन। देखो अगर हम बात करें इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन, सो इट गेट डिजॉल्व इन द ब्लड एंड दस ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ ब्लड है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे फ्लूइड मीडियम होता है, प्लाज्मा हो गया, फ्लूइड मीडियम जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, रेड ब्लड कार्पसल्स, तीसरा होता है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, फोर्थ होती है प्लेटलेट्स सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। फंक्शन ऑफ द ब्लड की बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है, एंड डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस भी करता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो यहाँ कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज क्या होती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं, डीप सीटेड होती हैं, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द, ये क्या करती हैं, जो हार्ट में जो ब्लड है उसको क्या करती हैं, बाहर ले जाती हैं, है ना, आर्टरीज, या दूसरे ऑर्गन्स तक ले जाती हैं, और क्या करती हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करती हैं, और यहाँ पर वाल क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। वेन्स होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, कैरी ब्लड टू द हार्ट, जो इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये क्या करती हैं, अदर बॉडी पार्ट से, ऑर्गन से हार्ट के पास ले जाती हैं। यहाँ पर वॉल्व्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ओके। अब देखो हार्ट की अगर बात करें तो हार्ट का डायग्राम आप लोग देख लेना, ये होता क्या है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच वर्क एज अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में एक पंप की तरह काम करता है, इंजन की तरह काम करता है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाता है, फ्लो करवाता है। इट इज द साइज ऑफ द
आवर फिस्ट, जो हमारा फिस्ट होता है उसकी साइज का होता है। इट हैज टू साइड, दो साइड होते हैं, विच आर सेपरेटली बाई पार्टीशन सो दैट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट गेट मिक्सड अप। इसके दो भाग होते हैं, इसीलिए जो ऑक्सीजनेटेड जैसे CO2 लेस होती है जिसमें, या जिसमें O2 ज्यादा हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड। जिसमें CO2 कम होगी और CO2 ज्यादा होगी तब उसे हम क्या कहें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ताकि मिक्स ना हो, इसीलिए इसका पार्टीशन होता है। अब देखिए बात करते हैं, इट हैज 4 चेम्बर, 4 चेम्बर होते हैं। टू अपर चेम्बर्स कॉल्ड एट्रिया, एक तो लेफ्ट होता है, एक क्या होता है, राइट होता है। दूसरे की बात करेंगे, या हम राइट इधर कर सकते हैं, लेफ्ट इधर कर सकते हैं, है ना। अगर हम ऐसे अपने आप को बेंट कर दे, मोड़ दे, तब क्या होगा, अगर हम इधर पीछे को देखें तो हमारा लेफ्ट किधर जाएगा, लेफ्ट हमारा इधर जाएगा, है ना, राइट इधर जाएगा, है ना। अब वर्किंग ऑफ द हार्ट की बात करें, देखो दो आर्टरिया हो गए, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। वर्किंग ऑफ द हार्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम जो होता है रिलैक्स करता है एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर इट फ्रॉम द लंग्स, लंग ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करता है तो एक्सपैंड हो जाता है, तो जब एक्सपैंड हो जाएगा तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इंटर हो जाएगा इसके अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ जो पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू ब्लड आ गया इनके पास। फिर आगे क्या प्रोसेस होगी, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जो लेफ्ट एट्रियम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होगा, ब्लड इंटर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर कर जाएगा ब्लड थ्रू द वॉल, वॉल के थ्रू इंटर कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होगा तो ब्लड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी, जिसे हम कहते हैं एओर्टा। और उसके बाद क्या होगा, जो एओर्टा होगा वो पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, ब्लड सप्लाई कर देता है। समझ गए। फिर देखो राइट साइड की बात करते हैं, तो राइट साइड की अगर बात करें तो राइट साइड क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, फ्रॉम द बॉडी पार्ट। और ये कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट से आएगा, इट थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ये कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आया। जब रिलैक्स किया, रिलैक्स करेगा तो एक्सपैंड हो जाएगा साइज। फिर देखो सेकेंडली क्या होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड इंटर टू द राइट वेंट्रिकल। अब क्या होगा, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे हार्ट यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, जैसे मान लो ऐसा कुछ हार्ट होगा, है ना, ऐसा कुछ हार्ट होगा। एक मिनट, तो ये मान लो हमारा एक रफली हार्ट बन गया, है ना। तो यहाँ क्या है, जैसे मान लो यहाँ क्या होगा, ये वाल्स होंगी, एक ट्राई स्पीड वाल होती है, एक बाई स्पीड वाल होती है। अब देखो अभी पहले हमने राइट साइड की बात करी, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये रिलैक्स करेगा। जब ये रिलैक्स करेगा तब इसके पास ब्लड आ गया, एक्सपेंड हुआ, कहाँ से आया, लंग से आया, जिसके पास क्या होगा, O2 ज्यादा होगी। अब ये इसके अंदर इंटर कर गया, इसके अंदर इंटर करेगा, तब जब इंटर कर गया इसका जो फुल, ये फुल हो गया टैंक मान लो, तब ये क्या करेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसकी वाल ओपन हो जाएंगी, इसकी वाल ओपन होंगी तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा इसमें क्या होगा, ब्लड फिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो एओर्टा है, एओर्टा कहाँ ले जाएगा, पूरी बॉडी के पार्ट तक ब्लड ले जाता है ना। तो अब ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पूरी बॉडी में इंटर कर गया। अब हम यहाँ बात करते हैं, ये क्या होगा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, ये बॉडी के पार्ट से क्या करेंगे, बॉडी के अदर जो ऑर्गन है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगे। तो सबसे पहले राइट एट्रियम में आया ब्लड, ये कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर ये किस में गया, राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी क्या होंगी, वॉल्स खुल जाएंगी। वॉल खुल जाएंगी तो ये सीधे कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए, किसमें जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और प्यूरिफाई होके फिर से आ जाएगा ये। समझ गए। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है।
अब देखो आगे बात करते हैं कि कैपिलरीज की बात करते हैं, तो यहाँ हमने ये सारी चीजें बात कर ली। अब यहाँ हम ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लग द लीक ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स बाय क्लॉटिंग द ब्लड। ये क्या करती हैं? प्लेटलेट्स किसमें ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं, है ना। फिर लिम्फ की बात करते हैं, ये क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सिमिलर टू द प्लाज्मा बट कलरलेस विद द लेसर प्रोटीन। फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो आगे बात करते हैं कि ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। हायर एनिमल की बात करें तो जैसे बर्ड हो गए और मैमल्स हो गए, इसमें जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट होता है फॉर द इफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। दिस इज टू फुलफिल हायर एनर्जी नीड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इनका दूसरा नाम है क्या? होम्योथर्मिक। क्या कहेंगे? होम्योथर्मिक। इनका और तीसरा नाम भी है, इन्हें क्या कहेंगे? एंडोथर्म्स। तीसरा नाम इनका क्या? एंडोथर्म्स। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना अ, मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ना रेगुलेट कर पाए, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना बॉडी का टेम्परेचर रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पोइकिलोथर्मिक कहते हैं, है ना। तो पोइकिलोथर्म्स कैसे हो? जैसे एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सभी पोइकिलोथर्म्स होते हैं। इनका दूसरा नाम भी है इंडो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, है ना। और इसका एक और नाम है, इन्हें कहते हैं एक्टोथर्म्स, है ना। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की बात करें तो जो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है? प्लांट नीड लेस एनर्जी नीड्स बिकॉज दे डू नॉट मूव एंड देयरफॉर एज स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह प्लांट मूव नहीं करते, इसलिए इनको क्या होती है? लेस एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सी वाटर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जाइलम के थ्रू होता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है, जो कहाँ पाई जाती हैं? रूट्स में पाई जाती हैं, स्टेम में पाई जाती है, लीव्स में पाई जाती हैं। और ये एक दूसरे से क्या होती हैं? इंटरकनेक्टेड होती हैं। रूट सेल टेक्स अप आयन फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से क्या करेंगे? आयन को एब्जॉर्ब कर लेंगी। रूट सेल ना कहेंगे, रूट हेयर कहेंगे हम यहाँ, है ना। रूट सेल ना कहते, रूट हेयर कहेंगे, तब ज्यादा सही रहेगा। तो रूट हेयर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके साथ वाटर, वाटर के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, आयंस होंगे, और ये क्या करेंगे? ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये क्या होंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन द रूट एंड सॉइल। column of the water therefore rises upward. In very tall plant, transpiration create a suction pressure which pulls the water upward. इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन की बात करें तो यहाँ क्या होता है? हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन प्लांट। जैसे जो बहुत ज्यादा लंबे प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है, जिससे क्या करते हैं? यहाँ एक तरह का सक्शन डेवलप होता है, एक तरह का प्रेशर डेवलप हो जाता है। हेल्प इट रेगुलेट द टेम्परेचर इन प्लांट। और क्या करता है? जो प्लांट का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। तो देखो आगे एक बार बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है प्लांट में। मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसलोकेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। समझ गए? मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फिर उसमें क्या होता है? एक्सक्रीशन भी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है और एनिमल में भी एक्सक्रीशन पाया जाता है। देखो अगर एनिमल की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो यहाँ कई सारी चीजें होती हैं, जैसे किडनी पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है, और और जगह से भी एक्सक्रीशन होता है। जैसे ह्यूमन की जो स्किन होती है, यहाँ से भी एक्सेस ऑफ वाटर बाहर निकल जाती है ना। अब देखो यहाँ क्या है? किडनी, जैसे किडनी किडनी
कितनी होती हैं? 2 होती हैं। किस तरह की होती है? बीन शेप्ड होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, जो बैकबोन है पीछे की, वहां पर पाई जाती है किडनी। बेसिक यूनिट किडनी की क्या होती है, या एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या होती है? नेफ्रॉन। यहाँ एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैपिलरीज क्लस्टर। ये जो कैपिलरीज होती हैं उनका क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। ये कहाँ पाया जाता है ग्लोमेरुलस? इट इज प्रेजेंट इन द वोमेन्स कैप्सूल टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी एंड फिल्टर इट। जो रीनल आर्टरीज होती हैं वहां से ब्लड को कैरी करता है और उनको क्या करता है? फिल्टर करता है। आगे देखते हैं कि वोमेन्स कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है विच कंटेन ग्लोमेरुलस। उसके पास क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। फिर आगे क्या होता है? कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है। इट इज अ लॉन्ग एंड रीअब्जॉर्ब वाइटल इन न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट होते हैं, यूरिया होती है एंड वाटर होता है। जैसे कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल होते हैं तो एक डिस्टल होता है, एक प्रॉक्सिमल होता है। तो दो तरह के कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं? रीएब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, साल्ट्स हो गए, यूरिया हो गए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होते हैं। एंड वाइटल फंक्शन ऑफ द किडनी की बात करें तो ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है एंड रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस बेसेस, जिसे हम क्या कहते हैं? अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? यूरिक एसिड, है ना। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। यहाँ रूट यूरेटर होते हैं। यूरेटर क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका? यूरिन का, फॉर्म्ड इन द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर होते हैं, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है किडनी में, उससे वो कहाँ तक लाते हैं? ब्लैडर तक लाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये कंटेन करता है एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन का स्टोरेज करता है। यूरेथ्रा क्या होता है? हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द यूरिन व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फुल। अगर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है जब फुल हो जाता है तब क्या होता है? ये यूरेथ्रा उसको हेल्प करता है रिमूव करने के लिए। अब यहाँ एक और चीज आती है आर्टिफिशियल किडनी की। आर्टिफिशियल किडनी जो होती है, यहाँ इसका प्रिंसिपल होता है डायलिसिस का। अब देखो, एक्सक्रीशन इन प्लांट की बात करें तो प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? गैसियस जो वेस्ट होते हैं, CO2 इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो प्लांट में होता है, CO2 रिलीज होगी वहां। एंड O2, O2 कहाँ से मिलेगी? जब क्या होगी? फोटोसिंथेसिस आर रिमूव्ड बाय। O2 कहाँ रिलीज होगी? फोटोसिंथेसिस में। और CO2 कहाँ रिलीज होगी? जो रात में रेस्पायरेशन प्लांट करते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। जब एक्सेस ऑफ वाटर प्लांट में हो जाती है तो वो कैसे रिलीज होता है? ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अदर वेस्ट की अगर बात करें तो जैसे अदर वेस्ट में स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल्स, जैसे और इन द लीव्स विच फॉल ऑफ और एज द गम्स, जैसे रेजिन हो गए, गम्स हो गए, या ओल्ड जाइलम। ओके। और ये जाइलम, जो ओल्ड जाइलम के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं किसमें? सॉइल में। ओके। अगर यहाँ एक्सेस ऑफ वाटर की बात करें तो एक और चीज होती है जहाँ हमें हाइडाथोट्स होते हैं। यहाँ हाइडाथोट्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, जो जैसे मान ली ओस की बूंदे जो होती हैं, ओस, है ना। अगर मॉर्निंग में आप जाएंगे किसी फील्ड में जहाँ पर ज्यादा घास हो, तो जैसे मान ली ये घास है, तो यहाँ पे जो इसकी रूट जो सूट टिप होगा, यहाँ पे क्या होगा? बूंदे होंगी। तो वो एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? गटेशन। तो गटेशन किसके थ्रू होता है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किसके थ्रू होता है? हाइडाथोट्स के थ्रू होता है। हाइडाथोट्स के थ्रू होता है। ओके। तो ये हमारा हो गया लाइफ प्रोसेस के बारे में पूरा चैप्टर हो गया। अभी इसमें एक चीज और बाकी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके दोस्त किसी भी बायोलॉजी वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको सेंड करिएगा। ओके। थैंक यू।